15 जनवरी 1947 बुधवार, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। लॉस एंजलिस का लाइमर्ट पार्क एरिया उस सुबह बिल्कुल शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लोग अपने रोज के काम पर जा रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था आज का दिन अमेरिका की क्राइम हिस्ट्री का सबसे डरावना चैप्टर बनने वाला है। एक महिला जिनका नाम बेटी ब्रेसिंगर था, अपनी लगभग 3 साल की बेटी का हाथ पकड़कर साउथ नॉर्टन एवेन्यू के पास से गुजर रही थी। वो अपनी रोज की तरह चल रही थी जब अचानक उनकी नज़र रोड के किनारे एक खाली प्लॉट में पड़ी एक सफ़ेद चीज पर गई। दूर से देखने पर उन्हें लगा शायद किसी ने एक टूटा हुआ मनीक्विन या डिपार्टमेंट स्टोर का डिस्प्ले डमी वहाँ फेंक दिया है। लेकिन क्यूरियोसिटी में वो थोड़ी और पास गई और अगले ही पल उनकी सांस रुक गई। वो मनीक्विन नहीं था, वो एक जवान लड़की की लाश थी। बॉडी को बहुत ही प्लानिंग के साथ रखा गया था। क्राइम सीन पर खून का एक भी निशान नहीं थे। इससे पुलिस को तुरंत शक हुआ कि मर्डर कहीं और हुआ है और बॉडी को बाद में यहाँ लेकर छोड़ा गया है। बेटी ने तुरंत अपनी बेटी को पीछे किया और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनट में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, डिटेक्टिव्स और फोटोग्राफर्स क्राइम सीन्स पर पहुंच गया। पूरे एरिया को क्रोडन ऑफ कर दिया गया। जब डिटेक्टिव्स ने बॉडी को ध्यान से देखा तो वो भी हैरान रह गए। अपनी सर्विस में उन्होंने कई मर्डर्स देखे थे, लेकिन इस तरह की प्लानिंग और ब्रूटलिटी बहुत कम देखी थी। विक्टिम की पहचान तुरंत नहीं हो सकी। बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और FBI रिकॉर्ड से कंपेयर किए गए। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को पता चला कि ये 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट थी, जो मैसाचुसेट्स की रहने वाली थी और हॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थी। जैसे ही मीडिया को ये खबर मिली, पूरे लॉस एंजलिस में स्टेशन फैल गया। अगले दिन हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर सिर्फ इसी मर्डर की बात थी। लेकिन ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक ऐसी मिस्ट्री की शुरुआत थी जो 80 साल बाद भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी। आज भी इन्वेस्टिगेटर्स, जर्नलिस्ट और ट्रू क्राइम एक्सपर्ट्स एक ही सवाल पूछते हैं, एलिजाबेथ शॉर्ट का किलर कौन था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त को पीछे ले जाना होगा। 29 जुलाई 1924 जब मैसाचुसेट्स में एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया था। उस बच्ची का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। अमेरिका के एक मिडिल क्लास परिवार में एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया एलिजाबेथ शॉर्ट। उसके पिता का नाम था कोलेओ एल्विन शॉर्ट और माँ का नाम था फेबे मई सॉयर शॉर्ट। एलिजाबेथ परिवार की 5 बेटियों में से तीसरी थी। बचपन में सब उसे प्यार से बेट बुलाते थे। शुरुआती सालों में शॉर्ट फैमिली की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। कोलेओ शॉर्ट गोल्फ कोर्सेस के लिए मिनिएचर गोल्फ कोर्स बिजनेस चलाते थे। पैसा भी अच्छा आ रहा था और फैमिली एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन फिर 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। हजारों बिजनेस की तरह कोलेओ का बिजनेस भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कर्ज बढ़ने लगा और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती गई। और एक दिन अचानक कोलेओ शॉर्ट गायब हो गए। उनकी कार एक ब्रिज के पास खड़ी मिली। पुलिस को लगा कि शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया है और फैमिली ने भी यही मान लिया। फेबे शॉर्ट पर अचानक 5 बेटियों का जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने बहुत मुश्किल के साथ अपने बच्चों की परवरिश की। एलिजाबेथ ने बचपन से ही पैसे की कमी और संघर्ष देखा था, लेकिन कुछ साल बाद
एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। कोलेओ सॉर्ट जिंदा थे। उन्होंने सुसाइड नहीं की थी। वो फैमिली को छोड़कर कैलिफोर्निया चले गए थे और वहाँ नई जिंदगी शुरू कर दी थी। ये सच एलिजाबेथ और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। बचपन से ही एलिजाबेथ की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। उसे सीवियर अस्थमा था। डॉक्टर्स ने सलाह दी कि ठंडे मौसम की जगह गर्मी क्लाइमेट उसके लिए बेहतर रहेगा। इसी वजह से वो कई बार फ्लोरिडा जाकर रहती थी, जहां उसकी तबीयत में कुछ सुधार आता था। एलिजाबेथ धीरे धीरे खूबसूरत और कॉन्फिडेंट यंग वुमेन बन रही थी। उसके काले बाल, चमकदार आंखें और स्टाइलिश पर्सनैलिटी की वजह से लोग उसे जल्दी नोटिस करते थे। उसे फिल्म्स देखना बहुत पसंद था। बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस उसके इंस्पिरेशन थे। उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन वो भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएगी। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। एलिजाबेथ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बॉलीवुड को वो अपने सपनों की दुनिया समझ रही थी, वही शहर उसकी ज़िंदगी का आखिरी मंजिल बन जाएगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी स्ट्रगल, एक ऐसी स्ट्रगल जो धीरे धीरे उसे अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री की तरफ ले जा रही थी। 1943, जब एलिजाबेथ सॉल्ट अब 19 साल की हो चुकी थी। बचपन से जिस बॉलीवुड के सपने उसने देखे थे, अब वो उन सपनों को सच करना चाहती थी। उसने डिसाइड किया था कि वो कैलिफोर्निया जाएगी और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। इसी दौरान कई सालों बाद उसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट उसके पिता से हुआ। कोलेओ ने कैलिफोर्निया से एलिजाबेथ को लेटर लिखा और उसे अपने पास आने के लिए कहा। एलिजाबेथ को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कैलिफोर्निया पहुंच गई और कुछ समय तक अपने पिता के साथ वलेजो में रही। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी। कोलेओ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जबकि एलिजाबेथ एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीना चाहती थी। दोनों के बीच इतने मतभेद भिड़ गए कि कुछ ही महीनों में एलिजाबेथ ने उसका घर छोड़ दिया। अब उसके पास ना परमानेंट घर था और ना ही कोई स्टेबल इनकम। कभी वो किसी दोस्त के घर रुकती, कभी किसी सस्ते होटल में और कभी टेम्पोररी बोर्डिंग हाउस में। पैसा कमाने के लिए उसने छोटे मोटे काम भी किए, कभी वेटर्स का काम, कभी कैशियर की जॉब। लेकिन उसका असली सपना एक्टिंग था। तो ऑडिशन के बारे में पूछती, स्टूडियो के आसपास जाती और उम्मीद करती कि एक दिन कोई डायरेक्टर उसके टैलेंट को पहचान लेगा। उस वक्त हॉलीवुड में हर साल हजारों लड़कियां एक्टर्स बनने का सपना लेकर आती थी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। एलिजाबेथ भी उन्हीं सपने देखने वालों में से एक थी। उसकी पर्सनैलिटी एट्रैक्टिव थी। वो अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती थी और हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती थी। इसी वजह से उसके कई दोस्त बने और उसकी मुलाकात मिलिट्री ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और एस्पायरिंग एक्ट्रेस से भी हुई। लेकिन मीडिया ने बाद में उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई अफवाहें फैला दी। सच ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स को कभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसे ये प्रूव हो कि एलिजाबेथ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थी। वो सिर्फ एक वुमन थी जो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। 1946 के आखिरी तक एलिजाबेथ की फाइनेंशियल कंडीशन फिर से खराब होने लगी। उसके पास परमानेंट जॉब नहीं थी, परमानेंट एड्रेस नहीं था और एक्टिंग करियर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इसके बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 1947 उसके लिए सक्सेस का साल नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी साल साबित होगा। जनवरी 1947 शुरू हो चुका था। एलिजाबेथ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी। उसने कुछ दोस्तों से मुलाकात की, कुछ नए प्लान्स बनाए और फिर
9 जनवरी 1947 के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए हिस्ट्री बना दी। के बाद एलिजाबेथ को जिंदा बहुत कम लोगों ने देखा कि हर मोमेंट एक मिस्ट्री बन गई और पुलिस को बाद में इस मिस्ट्री को सुलझाने में सालों लग गए। जनवरी 1947 नया साल शुरू हो चुका था। लॉस एंजलिस की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री जन्म लेने वाली है। एलिजाबेथ सॉल्ट भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। वो अब भी एक्टिंग का सपना देख रही थी और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। 9 जनवरी 1947 ये वो दिन था जिससे इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में बहुत ध्यान से स्टडी किया। एलिजाबेथ ने अपने दोस्त रॉबर्ट से मुलाकात की। रॉबर्ट एक मैरिड सेल्समैन था और उसने पुलिस को बताया कि उसने एलिजाबेथ को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो से लेकर लॉस एंजलिस तक कार से छोड़ा था। सफ़र के दौरान दोनों ने आम बातें की। एलिजाबेथ ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की। किसी भी बात से ऐसा ही नहीं लग रहा था कि वो किसी खतरे में है। शाम के करीब रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को बिटमोर होटल के बाहर ड्रॉप किया। ये एलिजाबेथ की आखिरी कॉन्फर्म्ड साइटिंग मानी जाती है। रॉबर्ट ने पुलिस को बताया कि एलिजाबेथ ने कहा था कि वो वहाँ किसी से मिलने वाली है। वो कौन था? आज तक इसका पक्का जवाब नहीं मिला। होटल के कुछ लोगों ने बताया कि एलिजाबेथ को लॉबी में देखा गया था। इसके बाद उसका कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस ने होटल के स्टाफ, गेस्ट और आसपास के लोगों से पूछताछ की। किसी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जो सीधे किलर तक पहुंच सके। 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच एलिजाबेथ के साथ क्या हुआ, यही इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट है। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि इसी दौरान उसका मर्डर हुआ, लेकिन वो किन लोगों के साथ थी, कहाँ रुकी और किसने उसका भरोसा जीता? इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिल सका। पुलिस ने एलिजाबेथ की दोस्त, जान पहचान वालों और पुराने कॉन्टेक्ट से भी बात की। कई लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, लेकिन किसी की बात को पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया जा सका। हर नई स्टेटमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन और उलझती चली गई। 15 जनवरी 1947 की सुबह जब वेटी वेरसिंगर ने साउथ नॉर्टन एवेन्यू के पास उसकी बॉडी देखी, तब तक एलिजाबेथ सॉल्ट की जिंदगी सिर्फ एक याद बन चुकी थी। पुलिस के सामने अब सिर्फ एक ही चैलेंज था, इस बेरहमी से किए गए मर्डर का सच ढूंढना। लेकिन डिटेक्टिव्स को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने अमेरिका के हिस्ट्री का सबसे मुश्किल होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन खड़ा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, मर्डर के कुछ ही दिनों बाद किलर ने खुद पुलिस और न्यूज़पेपर्स को चैलेंज देना शुरू कर दिया। उसने ऐसे पैकेजेस और मैसेजेस भेजे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ से ब्लैक दोहिला केस एक सिंपल मर्डर इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर मीडिया सेंसेशन बन गया। 15 जनवरी 1947 के बाद पूरा लॉस एंजलिस सिर्फ एक ही मर्डर केस की बात कर रहा था। हर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन एलिजाबेथ सॉल्ट थी। रेडियो स्टेशन रोज नए नए अपडेट्स दे रहे थे। पुलिस पर बहुत प्रेशर था। एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ब्लैक दहिला केस का किलर कौन है? इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई। डिटेक्टिव्स ने क्राइम सीन से हर छोटे छोटे एविडेंस कलेक्ट किया। एलिजाबेथ के दोस्त, रिलेटिव्स और जान पहचान के लोगों से पूछताछ की गई। उसके लेटर्स, फोटोग्राफ्स और पर्सनल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, लेकिन हर नया क्लू इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने के वजह और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना रहा था। 24 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस एग्जामिनर न्यूज़पेपर्स ऑफिस में एक एनोनिमस पैकेज पहुंचता है। पैकेज के अंदर एलिजाबेथ सॉल्ट की पर्सनल चीज़ें थीं, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड्स, फोटोग्राफ्स और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इन सब चीज़ों को गैसोलीन से साफ किया गया था ताकि फिंगरप्रिंट्स मिट जाएं। पुलिस को यकीन हो गया ये पैकेज किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा था जिसके पास एलिजाबेथ की पर्सनल बिलोंगिंग्स थी।
पैकेज के साथ कुछ एनोनिमस लेटर्स भी मिले, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स कभी ये पूरी तरह प्रूव नहीं कर पाए कि वो लेटर्स असली किलर ने भेजे थे। जैसे जैसे केस फेमस होता गया, पुलिस के पास हजारों फोन कॉल्स और लेटर्स आने लगे। कुछ लोगों ने अपने नेबर्स पर शक किया, कुछ ने अपने रिलेटिव्स का नाम दिया, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, 50 से भी ज़्यादा लोगों ने खुद को किलर बताया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनमें से कोई भी कंफ्यूजन से साबित नहीं हुआ। सालों के दौरान पुलिस ने 150 से ज़्यादा सस्पेक्ट की जांच की। इनमें से डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, मिलिट्री पर्सनल और कई आम लोग भी शामिल थे। सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो था जॉर्ज होडले। जॉर्ज होडले एक डॉक्टर था। 1950 के दौरान पुलिस ने उस पर नज़र रखी। उसकी घर पर सर्वेलेंस भी की गई, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे उस पर मर्डर का केस चलाया जा सके। बाद में एक और नाम सामने आया, लेसेल डिलॉन। उससे भी पुलिस ने काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिला। समय बीतता गया, विटनेस की यादें धुंधली पड़ती गई, कई एविडेंस खो गए, कुछ रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिसिंग हो गए, और धीरे धीरे ये केस कोल्ड केस बन गया। आज लगभग 80 साल बाद भी एलिजाबेथ शॉर्ट के मर्डर का कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं है। कई ऑथर्स ने अपनी थ्योरीज दी, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कई बुक लिखी गई, लेकिन किसी भी थ्योरी को ऑफिशियली प्रूफ नहीं किया जा सका। ब्लैक धोइला केस हमें सिर्फ एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही नहीं सिखाता, ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हर क्राइम हेडलाइन के पीछे एक असली इंसान होता है। एलिजाबेथ शॉर्ट सिर्फ एक ब्लैक धोइला नहीं थी, वो एक बेटी थी, वो एक बहन थी, वो एक यंग वुमेन थी जिसके सपने थे। वो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी पहचान उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी दर्दनाक मौत से बन गई। शायद किसी दिन नई टेक्नोलॉजी या कोई नया एविडेंस इस मिस्ट्री का जवाब दे दे, और शायद दुनिया को पता चल जाए कि उस रात एलिजाबेथ शॉर्ट के साथ असल में क्या हुआ था। लेकिन आज के लिए ये राज अब भी राज है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से ब्लैक धोइला का असली किलर कौन हो सकता है और क्यों। मिलते हैं एक और रियल लाइफ क्राइम मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।